हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री 11th का अगला सीरीज, यानी कि मनीष मिश्रा आपका इस चैनल में खुद का स्वागत करता है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है रस समीकरण विधि, यानी कि स्टोइचियोमेट्री। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले आपके पास एक दमदार मजेदार कोटेशन दिया जाता है। वो कोटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगा दोस्त। ये कोटेशन आपके लिए है, ठीक है। ये मत सोच कि तूने मुश्किल सही है, ये मत सोच कि तूने मुश्किल सही है। सोच हालात का गुलाम बन जाता है तो क्या होगा? हालात को अपने मुताबिक बदलना पड़ता है। हालात को अपने मुताबिक बदलना पड़ता है, वरना आज तक कोई भी सफल ना होता। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th का एक विशेष टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, वो है रस समीकरण नीति। तो रस समीकरण नीति क्या है, ये जानने से पहले आपको पता है कि कुछ बातें हैं जिसको आप आसानी से समझ लोगे, और जब आप प्रीवियस वीडियो को आप देखोगे तो ये टॉपिक बहुत ही माशे मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मोल कंसेप्ट वाला जो वीडियो बना है उस वीडियो को आप आसानी से देख लोगे, इसके बाद अगर ये टॉपिक आप समझोगे तो बहुत ही माशे मक्खन हो जाएगा टॉपिक। तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, मोल कंसेप्ट का वीडियो जो बना है उस वीडियो को जरूर देखें, और ये टॉपिक जो है आपका खासे खलास होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका रस समीकरण मिति का ये टॉपिक, ठीक है। हेडिंग है आपका रस समीकरण मिति, जिसको हम लोग स्टोइचियोमेट्री स्टिचियोमेट्री इंग्लिश वर्ड कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये रस समीकरण नीति एक्चुअली रसायन विज्ञान का एक उपक्षेत्र है, एक बायस सब फील्ड जिसको बोलोगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे और जो उत्पाद होंगे, जो अभिकारक भाग लेते हैं और वो अभिकारक रिएक्शन करके उत्पाद बनाते हैं, वो दोनों का गणना इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि रस समीकरण नीति किसी भी अभिकारक से उत्पन्न उत्पाद दोनों का गणना इस समीकरण नीति के द्वारा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं कि इस टॉपिक को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करने के दौरान ये क्या बनाएगा? जल बनाएगा। ये जल बना लिया। तो ये रस समीकरण नीति यही बताता है, जब आप किसी भी रिएक्शन को करते हो तो आपको बैलेंस करने के लिए भी बताया गया है। बैलेंस कैसे किया जाता है ये चीज आपको जानना होगा या जान रहे होंगे। तो ये रस समीकरण नीति इसके बैलेंस को बताएगा, और इस बैलेंस के दौरान हम लोग इस रिएक्शन को हम लोग अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मोल के इक्वेशन से अगर हम इसको लिखते हैं कि हाइड्रोजन H2 में कितने मोल हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन है। कितने मोल हाइड्रोजन है? 2 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात बोले तो यहाँ पे कुछ नहीं है, का मतलब क्या है? ऑक्सीजन 1 है, यानी कि 1 मोल आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पे जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कितने मोल आपका जल बनाएगा? तो 2 मोल आपका जल बनाएगा, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो ये
सारा एराइज कैसे किया गया था। तो जब आप मोल कंसेप्ट वाला सिचुएशन पढ़े होंगे, मोल कंसेप्ट का वीडियो आप देखे होंगे, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि अगर इस चीज को हमको लिखना है, मान लो कि इस चीज के लिखना है कि 1 मोल हाइड्रोजन के लिए अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। 1 मोल हाइड्रोजन के लिए अगर हमको मोल का इक्वेशन लिखना होता है तो क्या करते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं 6.02 10 टू द पावर 23 H2 के अणु, और ये आपका 2 ग्राम आपका क्या होगा, हाइड्रोजन के अणु। ये आपका इक्वेशन है। अगर यहाँ पे इसके लिए बात करें तो 1 मोल ऑक्सीजन की बात, O2 की बात बोले तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6.02 10 टू द पावर 23 O2 के अणु, और O2 के अणु जो हैं कितने होंगे, 32 ग्राम O2 होंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे और मूल कंसेप्ट में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का हम लोग करने वाले हैं पोस्टमार्टम। क्या कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो यहाँ पहला पोस्टमार्टम होने के बाद आपको पता चला कि इसमें आपका 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कितने मोल जल बनाएगा, तो 2 मोल जल बनाएगा। तो चलिए बात, अगर यहाँ पे मोल कंसेप्ट से इक्वेशन से अगर लिया जाए तो हम लोग इसमें कहेंगे दूसरा का पॉइंट में कि ये आपका हाइड्रोजन जो है आपका, इसमें कितने हाइड्रोजन के अणु उपस्थित हैं। तो यहाँ पे आपका 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए आपका हाइड्रोजन के अणु क्या है, 2 × 6.02 × 10 के पावर 23 H2 आपका हाइड्रोजन के अणु है। ठीक है, सेम कंडीशन में इसके लिए अगर लिखा जाए तो आप कह सकते हैं 6.02 10 टू द पावर 23 आपका ऑक्सीजन के अणु है। ठीक है, अगर इसके लिए लिखा जाए तो 2 × 6.02 10 टू द पावर 23 आपका हाइड्रोजन के अणु है। तो यहाँ पर कर सकते हो कि H2 अणु यानी 2 × 10 6.02 10 टू द पावर 23 और ये आपका 6.02 10 23 दोनों मिल करके इतने हाइड्रोजन के अणु बनाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो। तीसरा का बात अगर लिखा जाए, इस टॉपिक को आप देख, ये वर्ड को आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, तो अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये आपका दिख रहा है इसको हम लोग Na द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, एवोगाड्रो नंबर। A मतलब एवोगाड्रो, N का मतलब नंबर, यानी एवोगाड्रो नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस Na के द्वारा सूचित कर दूं तो यहाँ पे हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2 Na हाइड्रोजन के अणु, यहाँ पे लिखूं तो Na O2 के अणु, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × Na जल के अणु। बहुत आसानी से इसको आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यानी कि ये बड़ा डिजिट को हम लोग छोटा फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि अगर तीसरा बात का कंसेप्ट करें कि तीसरा बात क्या होगा, तो तीसरा बात यही होगा कि हाइड्रोजन जो है कितने ग्राम है। तो हाइड्रोजन आपका 2 ग्राम, एक मोल हाइड्रोजन में कितने ग्राम हाइड्रोजन में, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो यहां से कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 2 दूनी 4 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपका 4 ग्राम हाइड्रोजन है। 4 ग्राम हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है आपका 32 ग्राम होगा। क्यों, क्योंकि आपका 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन होते हैं, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे 32 ग्राम ये आया। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो कितने ग्राम ऑक्सीजन बनाएगा, सॉरी जल बनाएगा। तो जल के लिए आपका जो बनाएगा वो जल के लिए 18 ग्राम हो गया, और 18 दूनी 18 और 4 36, यानी कि 36 ग्राम, 18 और 36 ग्राम H2O के अणु बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब सवाल उठा है कि अगर मान लो, चौथा कंसेप्ट की बात बोले, अगर मान लो कि इस एनटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम बात करें कि कितना वॉल्यूम होगा, तो इसके लिए जो वॉल्यूम हम लोग याद पढ़े थे
तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर, यानी कि H2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22.4 लीटर O2 के अणु। तो STP पर अगर हम बात करें तो STP परिस्थिति क्या होगा, तो हाइड्रोजन के केस में होगा 2 इंटू 22.4 लीटर H2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22.4 लीटर O2। बहुत आसान है, टॉपिक को लॉजिकली समझना है दोस्त, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर H2O। तो ये रिएक्शन का जितना सारा सारांश है, जितना सारा कंसेप्ट है, ये आपके सामने रख दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे समीकरण से आपको पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद जो जल बनता है, और ये जल की गणना किया गया है, इस समीकरण का गणना किया गया है, यानी कि इसके स्थिति को बताया गया कि अभिकारक कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं। तो इनका जो गणना होता है किसके द्वारा होता है, रस समीकरण मिति द्वारा होता है दोस्त, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ये कंसेप्ट को और समझने के लिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको। अब क्वेश्चन पर आप ध्यान दोगे कि क्या ये कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज करके ये क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मान लो आसानी से समझना, क्वेश्चन आसानी से समझिएगा, ठीक है। इसको मैंने रफ कर दिया, इसके बाद आप जो है क्वेश्चन को आसानी से समझोगे। क्वेश्चन है कि मान लो कि 72 ग्राम H2O है, मान लो कितना ग्राम है 72 ग्राम H2O है, और आपसे पूछा गया कि कितना अणु है, सॉरी ऑक्सीजन है, और कितना हाइड्रोजन है H2 है। ये क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा तो अभी कभी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और इसी कंसेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन आपके लिए, और ये क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो ये आदर्श समीकरण विधि का ये कंसेप्ट मस्त से मक्खन होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो क्वेश्चन है, लॉजिकली समझोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन आप चाहोगे तो बना सकते हो, लेकिन मैं अब इसका क्लियरफाई कर रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो इसकी बात बोले कि 36 ग्राम H2O है, 36 ग्राम H2O है, जिसमें हमको हाइड्रोजन कितना मिला हुआ है 4 ग्राम। क्वेश्चन को समझना है, तो यहां क्वेश्चन को हम लिखेंगे सॉल्व करके कि 36 ग्राम H2O के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होगा, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता हुआ। तो 1 ग्राम जल के लिए कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता होगा, यहां पर लिखेंगे 1 ग्राम H2O के लिए कितना होगा, तो 4 बटा 36 ग्राम आपका H2 होगा। तो कितना में पूछ रहा है दोस्त, तो 72 ग्राम में पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि 72 ग्राम H2O के लिए, सॉरी H2 यहां लिखो, H2O के लिए आपका होगा 4 बटा 36 गुना 72, 36 दूनी 72, 4 दूनी 8 ग्राम H2 आपका आवश्यकता होगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जरूर कमेंट करके बताओ ये कॉन्सेप्ट हमको पूरा पूरा समझ में आया। और ये टॉपिक को विशेष तौर पर समझने के लिए आपका जो वीडियो बना हुआ है मोल कॉन्सेप्ट का, उस वीडियो को सीक्वेंस में देखो, आपका पूरा का पूरा टॉपिक आपका मक्खन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ कि 72 ग्राम H2O में आपका हाइड्रोजन पता चल गया कि हाइड्रोजन जो है 8 ग्राम जरूरत है। कितना ग्राम जरूरत है, 8 ग्राम H2 की आवश्यकता होगी। तो ऑक्सीजन की बात बोलेंगे, ऑक्सीजन कितना होगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो कि 36 ग्राम H2O में ऑक्सीजन कितना ग्राम O2 होता है, तो 32 ग्राम O2 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगला कंडीशन कि 36 ग्राम H2O के लिए 32 ग्राम O2 की आवश्यकता है। तो 1 ग्राम
H2O के लिए कितना होगा? तो 32/36 ग्राम O2 होगा। ठीक है, कितना में पूछ रहा है दोस्त? तो 72 ग्राम में, तो यहाँ लिख देंगे 72 ग्राम H2O में आपका जो आवश्यकता होगा 32/36 गुने 72 ग्राम O2, 36 गुने 72 यानी 64 ग्राम O2 आवश्यकता होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ, मस्त से मक्खन हुआ। तो यानी कि 72 ग्राम H2O में ऑक्सीजन कितना जरूरत पड़ा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 64 ग्राम ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता पड़ा। सर दैट्स ऑल। आई होप कि आप इस चीज को आसानी से समझ गए। समझ में आया? मक्ख से मक्खन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम इसको बिठाएंगे, अगला क्वेश्चन देंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन समझने के बाद अगला जो क्वेश्चन देंगे वो क्वेश्चन और आसानी से समझ आइएगा। तो ये टॉपिक आपका मक्ख से मक्खन होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, मान लो कह रहा है कि 4Na है। 4Na क्या है? H2O है। तो ये 4Na में कितना आपका O2 होगा और कितना H2 होगा? स्वाभाविक है, कितना O2 के अणु होंगे और कितना H2 के अणु होंगे। ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर दिखे, समझ में भी आ जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4Na के लिए कितने अणु की आवश्यकता होगी और कितने हाइड्रोजन अणु की आवश्यकता होगी। कितना ऑक्सीजन के अणु की आवश्यकता होगी, कितने हाइड्रोजन के अणु की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है, यहां से इस कंसेप्ट से लीजिए कि 2NaH2 के लिए कितने हाइड्रोजन के अणु की आवश्यकता होगा। तो 2NaH2 की आवश्यकता होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लूं कि 2 into NaH2O के अणु के लिए कितने हाइड्रोजन के अणु की आवश्यकता होगा। तो 2Na हाइड्रोजन के अणु की आवश्यकता होगा। तो एक Na के लिए कितना होगा? एक NaH2O के लिए क्या हो जाएगा? तो 2Na बटा 2NaH2 के अणु। ठीक है, अब कितना में पूछ रहा है दोस्त? तो 4Na के लिए पूछ रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे 4NaH2O के लिए हो जाएगा 2Na बटा 2Na इंटू 4Na। तो कटेगा, ये कट जाएगा, तो आएगा 4Na आपका H2 की आवश्यकता होगी। यानी कि 4NaH2O में हाइड्रोजन कितने अणु की आवश्यकता होगी? तो इतने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे किसके लिए O2 की बात बोले तो O2 में हम देख रहे हैं कि 2NaH2O के लिए O2 जो है Na अणु की आवश्यकता हो रही है। फिर से मस्त ध्यान देना है दोस्त, ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस अणु के लिए बात करेंगे। तो इसके लिए कितना है? ये है। तो हम लोग लिखेंगे 2NaH2O के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है? Na अणु की आवश्यकता है, अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो एक Na के लिए कितना होगा H2O के लिए? तो हम लोग कह सकते हैं कि Na बटा 2NaO2 के अणु कितना पूछ रहा है? तो 4Na के लिए पूछ रहा है। तो 4NaH2O के लिए क्या आ जाएगा? Na बटा 2Na गुने 4NaO2 के अणु, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से Na कट गया, तो क्या है? 2Na अणु की आवश्यकता किसके लिए होगा? ऑक्सीजन के लिए होगा। देखिए 2Na और हाइड्रोजन के लिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? मां से मक्खन हुआ कि नहीं? तो अब यहाँ पे
इस रस समीकरण के टॉपिक को आसानी से समझ गए। तो एक बार फिर से रस समीकरण का डेफिनेशन अगर बताऊं तो कह सकते हैं कि रस समीकरण विधि जो है वो अभिकारक और उत्पाद के स्थितियों को बताता है। अभिकारक और उत्पाद के आपका मात्रा को बताएगा और उसकी गणना करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रस समीकरण विधि। ठीक है, तो लिख लें इसको कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, इसका डिफाइन यहां कर लेता हूं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों की गणना रस समीकरण के द्वारा, रस समीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों की गणना रस समीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्री कहेंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, तो अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि आपको ये टॉपिक से क्या हो जाएगा, मक्खन, कुछ और रिएक्शन लाएंगे। उस रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये रस समीकरण विधि जो कि हमारा ख से खलास हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला कंसेप्ट लेकर के। थैंक यू वेरी मच।